पिछले एपिसोड में जियान ने गॉड सी स्किल की सेकंड टेक्निक का यूज किया था जिसका नाम था सी फ्लिपिंग सील, लेकिन इस स्किल को ये प्रोटेक्टर टाई पहचान लेता है जो कि काफी ज्यादा भयानक बात थी। अब ये वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ज्यादा खतरनाक, क्योंकि सबसे पहले प्रोटेक्टर टाई को जियान मार मार के बिल्ली बना देगा और फिर आगे प्रोटेक्टर टाई कैसे कैप्चर होने वाला है ये हम जानेंगे इस एपिसोड के अंदर। जब प्रोटेक्टर टाई इस स्किल को पहचान लेता है तो जियान को जूनर की पुरानी बातें याद आती हैं। जानने से पहले जूनर ने ये वाली स्किल जियान को दी थी, लेकिन उसके साथ एक वार्निंग भी। जूनर कहती कि ये गॉड सी स्किल हमारे क्लैन की सीक्रेट टेक्निक है और बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स ही इसे प्रैक्टिस करने की क्वालिफिकेशंस रखते हैं। और जितने सीरियस एक्सप्रेशन से जूनर ये बात बोल रही थी, इससे जियान को भी ये पता लग गया था कि उसके क्लैन की ये वाली टेक्निक काफी ज्यादा हाई लेवल की है। जूनर जियान से कहती है कि इस टेक्निक को नॉर्मली यूज मत करना, क्योंकि अगर ये मैटर फैल जाता है तो जियान के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि जैसे इस मैटर के बारे में उसके क्लैन मेंबर्स को मालूम पड़ेगा तो इस टेक्निक को वापस अपने क्लैन में लाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर को वहां से भेजा जाएगा, और जिसे फेस करना जियान के बस की तो अभी तो बात है नहीं। और टेक्निक को रिट्रीव करने का बस एक ही रास्ता होता है, वो होता है कि इस टेक्निक को यूज कर रहे बंदे को मारना, जिससे उस वॉरियर के दिमाग में ये टेक्निक पूरी तरीके से मिट जाएगी। जैसे ही प्रोटेक्टर टाई के मुंह से ये गॉड सी स्किल का नाम निकलता है, जियान का किलिंग इंटेंट एकदम 7वें आसमान पे चला गया था। जियान याद करता है जूनर का वो सीरियस एक्सप्रेशन, और अब उसके दिमाग में ये बात तो क्लियर हो ही गई थी कि आज ये प्रोटेक्टर टाई बिल्कुल बचना नहीं चाहिए। खैर जियान के किलिंग इंटेंट को फील करके प्रोटेक्टर टाई भी समझ गया था कि जियान इस टेक्निक के सीक्रेट के बारे में जानता है। इस टेक्निक के बारे में हॉल ऑफ सोल ने कई बार उसे वार्न कर रखा था, और उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी जगह पे उसे इसको फेस करना पड़ेगा। अब खैर उसके पास इस शॉक में रहने का ज्यादा टाइम नहीं था, इस वजह से वो अपने आप को फोर्सफुली काम करता है। हम देखते हैं उसे कुछ हैंडसीज को क्रिएट करते हुए, जिसके बाद उसके चारों तरफ का वो फॉग श्रिंक होने लगता है, और इस सीन को कोई नॉर्मल इंसान भी बड़े आसानी से देख सकता था। और अब कुछ ही सेकंड्स के अंदर पूरा का पूरा फॉग बिल्कुल डिसअपीयर हो चुका था। इस समय हम प्रोटेक्टर टाई के सामने एक ब्लैक कलर की एनर्जी वॉल को देख सकते हैं, जिसका साइज अराउंड किसी ह्यूमन के हेड जितना होगा। ये वॉल प्रोटेक्टर टाई के सामने फ्लोट कर रही थी, और इसका कलर एकदम बहुत ही ज्यादा डार्क था। ये इतना ज्यादा डार्क था कि कोई अगर इसे ध्यान से देख भी ले तो उसके पसीने छूटने तो पक्के हैं। इस ब्लैक वॉल के अपीयर होने के बाद प्रोटेक्टर टाई की बॉडी का पूरा ऑरा काफी ज्यादा स्लगिश हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी दांतें मीस के अपनी एक फिंगर को फ्लिक करता है, जिससे वो वॉल सीधा जाके उस जेड क्रिस्टल से कोलाइड हो जाती है। अब सबके सामने बहुत ही ज्यादा भयानक लेवल की एनर्जीज यहाँ से रिलीज हो रही थी, लेकिन इस कोलिजन में कोई बहुत ज्यादा तेज साउंड नहीं आया था। हम उन दोनों एनर्जी को जेड ग्रीन कलर में और डार्क ब्लैक कलर में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं, और वो दोनों एनर्जी एक दूसरे को इरोड करने की कोशिश में लग रही थी। हम उनके आसपास के एरिया के स्पेस को काफी तेजी से डिस्टॉर्ट होते हुए देखते हैं। इस सीन को देख के लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पे एक ब्लैक होल क्रिएट होने वाला है, और जब ये दोनों एनर्जी एक दूसरे में कोलाइड होती थी तो वहां से करीब 1000 फीट लार्ज एनर्जी रिपल्स को क्रिएट होते हुए हम देख सकते हैं। अब इतनी ज्यादा डेंजरस रिपल्स के चक्कर में कोई आना नहीं चाहता था। हम दोनों पार्टी के वॉरियर्स को चारों तरफ भागते हुए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी को पता था कि अगर एक बार इनके चंगुल में आ गए तो उनकी जान जानी तो बिल्कुल पक्की है। इस वजह से इस कोलिजन का करीब 1000 फीट रेडियस एरिया पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। इस समय लोग धरती को हिलते हुए भी फील कर पा रहे थे, जिससे हम उनकी आंखों में काफी ज्यादा पैनिक को देख सकते हैं, और कई कमजोर दिल वाले लोगों के तो चेहरे बिल्कुल सफेद पड़ चुके थे। अब इन दोनों एनर्जी का कोरोजन कई मिनट्स तक चलता रहता है, और फिर हमें दिखाई देती है एक ब्लैक ग्रीन कलर की एनर्जी रिपल, जो कि एक थंडरस मूवमेंट के साथ चारों तरफ फैल रही थी। अब इस ब्लैक ग्रीन एनर्जी रिपल का प्रेशर इतना ज्यादा था कि हम उसके नीचे सभी पेड़ पौधों को टूटते हुए देख सकते हैं, और इस फिनोमेना को विटनेस करके सारे के सारे मैजिकल बीस्ट भी काफी ज्यादा अलर्ट हो गए थे। यहाँ पे हम कई माउंटेन पीक्स को भी डिस्ट्रॉय होता हुआ देखते हैं, और इस समय स्काई स्कॉर्पियन माउंटेन रेंज की सबसे ज्यादा क्योटिक सिचुएशन आ चुकी थी। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रोटेक्टर टाई और जियान दोनों ही इस रिपल के चक्कर में आ जाते हैं। यहाँ पे जियान की कंडीशन तो फिर भी ठीक थी, क्योंकि जब ये एनर्जी रिपल्स फैलना शुरू हुई थी तो क्वीन मेडुसा फटाक से जिया और जियान को खींच के दूर ले जाती है, लेकिन प्रोटेक्टर टाई इस कोलिजन के काफी ज्यादा क्लोज था, जिसकी वजह से कई रेमिनेंट वेव्स उसे टकरा जाती हैं, और हम देखते हैं उसकी काफी ज्यादा बुरी हालत। वो जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए अपनी बॉडी को वहां से विड्रॉ करता है। अब कुछ ही देर के बाद ये दोनों एनर्जी रिपल्स धीरे धीरे करके काम डाउन होने लगती हैं, और फाइनली कुछ ही सेकंड्स के बाद ये पूरी तरीके से डिसअपीयर भी हो चुकी थी। अब यहाँ पे ये फ्राइटनिंग एनर्जी रिपल्स ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लिया था, इस वजह से नीचे के सारे वॉरियर्स काफी ज्यादा रिलीफ फील कर रहे थे, क्योंकि अगर सिचुएशन थोड़ी देर के लिए और कंटिन्यू होती रहती तो शायद ये पूरा का पूरा स्काई स्कॉर्पियन माउंटेन रेंज पूरी तरीके से डिसअपीयर हो गया होता। जब ये एनर्जी पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाती है तो हम वहाँ के क्लाउड्स और विंड्स को भी धीरे धीरे करके शांत होते हुए देखते हैं, और हमारी नजर जाती है मिजरेबल लुकिंग प्रोटेक्टर टाई के ऊपर। इस समय हम उसे काफी ज्यादा खांसते हुए देख सकते हैं, और उसकी बॉडी का पूरा ब्लैक फॉग भी अब काफी ज्यादा थिन हो चुका था। क्लियरली पुरानी रिपल्स ने इसे काफी ज्यादा अफेक्ट किया था। जब जियान भी प्रोटेक्टर टाई को देख रहा था तो प्रोटेक्टर टाई की नजर भी जियान पे पड़ जाती है, लेकिन इस समय हम उसकी आंखों में एक फियर को देख सकते थे। इस समय उसका एक्सप्रेशन काफी ज्यादा अगली था, क्योंकि हॉल ऑफ सोल में ये बहुत ज्यादा
भयानक रूमर था कि जो भी इंसान इस गॉडसी स्किल को परफॉर्म करता हो उससे 1000 किलोमीटर दूर ही रहना। स्पेशली जो वॉरियर्स इन स्किल्स को परफॉर्म करते हैं उनके जनरली इन मिस्टीरियस क्लैन से काफी अच्छे संबंध होते हैं। चलो मैं फिर से एक बार ज्ञान पेल देता हूँ। सीन कुछ ऐसा है कि हॉल ऑफ सोल एक हुन क्लैन की साइड ब्रांच है और जो हॉल ऑफ सोल का हॉल लीडर है वो हुन क्लैन का एक्चुअल में लीडर है नहीं। तो इस रीजन से हॉल ऑफ सोल का हॉल लीडर भी गू क्लैन जैसे मिस्टीरियस क्लैन से बिल्कुल भी उलझना नहीं चाहता था। सो लेट्स बैक टू द करंट सीन। प्रोटेक्टर टाई कहता है कि कोई मुझे ये मत कहना कि ये उन एंशिएंट क्लैन से बिलोंग करता है। इस बात को सोच के प्रोटेक्टर टाई का फेस एक्सप्रेशन काफी ज्यादा सीरियस हो गया था। अब पूरे के पूरे द्वीकी कॉन्टिनेंट में ऐसे बहुत ज्यादा क्लैन्स थे नहीं जिनसे हॉल ऑफ सोल भी डरता हो, लेकिन पिल टावर को छोड़ के ये गू क्लैन भी एक ऐसा क्लैन था जिससे हॉल ऑफ सोल की भी काफी ज्यादा फटती थी। इस समय प्रोटेक्टर टाई के दिमाग में कई विचार आ रहे थे। उसका ध्यान लिटिल फेरी डॉक्टर और शेवायान के ऊपर भी जाता है जहाँ वो दोनों उस ग्रेइश पर्पल केज में फाइट कर रहे थे और अब शायद उसने एक डिसीजन ले लिया था। हम उसे धीरे धीरे करके रिट्रीट करता हुआ देखते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, क्या हुआ, आप जाना चाहते हो क्या? और ये लवली सी आवाज हमारी ठरकी जियान की नहीं बल्कि क्वीन मेडुसा की थी। वो अपनी लॉन्ग सोर्ड को एक बार वेव करती है और हम एक बड़े से सोर्ड ऑरे को प्रोटेक्टर टाई की तरफ शूट होता हुआ देखते हैं। पीछे से इतनी ज्यादा भयानक विंड को फील करके प्रोटेक्टर टाई भी अपना हैंड को वेव कर देता है जिससे हम उसकी चेन्स को आगे जाते हुए देखते हैं जो कि उस ब्लेड ऑरे से टकरा जाती है। लेकिन यहाँ पे मजे की बात ये थी कि एक बार उसमें टकराने के बाद वो चेन्स दूर चली जाती हैं और मेडुसा का ये ब्लेड ऑरा थोड़ा सा वीक होकर प्रोटेक्टर टाई की तरफ अब आगे बढ़ रहा था। इस अटैक को आते हुए देख प्रोटेक्टर टाई के फेस पे थोड़ा सा पैनिक फ्लैश होता है क्योंकि उसने जो स्ट्रेंज ब्लैक वॉल यूज करी थी उसकी वजह से उसकी एनर्जी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी और इस समय प्रोटेक्टर टाई अनडाउटेडली काफी ज्यादा डिसएडवांटेज की पोजीशन में था। उसके एक ही इशारे पे और भी ज्यादा चेन्स उस ऑरे की तरफ शूट हो जाती हैं जिसके बाद वो फटाक से विड्रॉ करने की कोशिश में लग जाता है और जब वो ब्लैक चेन्स उस ऑरे से टकराती हैं तब फाइनली उसकी एनर्जी रिजॉल्व होती है। इस समय मेडुसा आसमान में फ्लोट कर रही थी। वो एक स्माइल के साथ प्रोटेक्टर टाई को काफी ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी जिससे उसके सोड ऑरे को डिसॉल्व करने के लिए 2 अटैक्स का यूज करना पड़ता है और इस सिचुएशन को देख के वो थोड़ा सा सरप्राइज फील कर रही थी। खैर उसके पास यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने को था नहीं। हम दोबारा से उसकी आंखों में वो कोल्डनेस को वापस आते हुए देखते हैं जिसके बाद क्वीन मेडुसा की बॉडी से वो 7 कलर्ड एनर्जी बार की तरफ रिलीज होने लगती है जो कि उसके सर के ऊपर जाके एक पाइथन में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। अब इस बड़े से पाइथन की बाहरी अपीयरेंस हेवन स्वॉलिंग पाइथन से ज्यादा अलग नहीं थी, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर ये था कि इसका साइज हेवन स्वॉलिंग पाइथन से काफी ज्यादा बड़ा था। साथ ही साथ इसका ऑरा भी उससे काफी ज्यादा डेंस था और इस समय ये बिल्कुल एक लिविंग हेवन स्वॉलिंग पाइथन जैसा लग रहा था। इसे देख के लोग ये फील करते हैं कि जैसे कि ये रियल इंटेलिजेंस को पोजेस करता हो। क्वीन मेडुसा अपनी फिंगर को प्रोटेक्टर टाई की तरफ पॉइंट करके कहती है गो। मेडुसा के ये कहने के बाद ही वो 7 कलर्ड हेवन स्वॉलिंग पाइथन अपनी टेल को फटकारता है जिसके बाद वो लाइटनिंग स्पीड में प्रोटेक्टर टाई की तरफ शूट हो गया था। अब इस 7 कलर्ड हेवन स्वॉलिंग पाइथन को अपनी तरफ आते हुए देख प्रोटेक्टर टाई का फेस काफी ज्यादा अगली हो चुका था क्योंकि अभी की उसकी कंडीशन इस अटैक को बिल्कुल भी डिफेंड करने के लिए अलाउ नहीं कर रही थी। अब यहाँ पे चीजें ऑलरेडी इस स्टेज पे डेवलप हो चुकी हैं तो बाकी के सारे थॉट्स बिल्कुल पॉइंटलेस हैं। अब क्योंकि इस अटैक को वो यहाँ पे रिसीव नहीं कर सकता था तो भागने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और जैसे ये थॉट उसके दिमाग में फ्लैश होता है वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता है। हम उसे एक ब्लैक फॉग में कन्वर्ट होते हुए देखते हैं जिसके बाद वो एक ब्लैक कलर की रे ऑफ लाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन हमारी मेडुसा यहाँ पे इस तरीके से प्रोटेक्टर टाई को कैसे भागने दे सकती थी। वो अपने हाथ को क्लेंच करती है और हम देखते हैं प्रोटेक्टर टाई के सामने के स्पेस को डिस्टॉर्ट होते हुए और अब उसका फिगर काफी ज्यादा स्लो हो गया था। अब इस स्पेस के डिस्टॉर्ट होने की वजह से वो 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन भी वहाँ पे आ चुका था जिसके बाद वो एक बहुत ही तेजी से हिस करता है और हम उसके मुंह से निकली हुई एनर्जी को प्रोटेक्टर टाई से टकराते हुए देखते हैं। जब प्रोटेक्टर टाई इतनी खतरनाक एनर्जी को अपनी तरफ आते हुए फील करता है तो हम देखते हैं उसे एक बार पीछे मुड़ते हुए और इस समय उसके सामने वो 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन उसकी आंखों में मैग्नीफाई हो रहा था। ये देख के प्रोटेक्टर टाई की पूरी बॉडी आइस कोल्ड हो जाती है। अब कोई यहाँ पे मुझसे ये मत बोलना कि एक सोल बॉडी है क्योंकि कई बार राइटर को भी समझ में नहीं आता कि वो लिख क्या रहा है, लेकिन अब उसके पास कोई और एक्शन लेने का टाइम नहीं बचा था और हमें सुनाई देता है एक बैंग वाला साउंड और ये एक्सप्लोजन इतना ज्यादा खतरनाक था कि पूरी की पूरी स्काई स्कॉर्पियन माउंटेन रेंज हिल गई थी और जो वीक लोग थे उनके कानों से हम खून आते हुए देखते हैं। इस समय पूरे के पूरे बादलों में वो 7 कलर की एनर्जी फैल चुकी थी जो कि धीरे धीरे करके डिस्पर्स होती है और अब स्पेस भी बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। जब हम पत्थर को पानी में फेंक के रिपल्स क्रिएट करते हैं कुछ यही चक्कर यहाँ पे स्पेस का था जो कि कुछ देर बाद अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। हमारा ध्यान जाता है जियान पे जो कि हवा में फ्लोट कर रहा था। अब पिछले सी फ्लिपिंग सील के यूज की वजह से उसकी दुई पूरी तरीके से एग्जॉस्ट तो हो ही चुकी थी, लेकिन इन गॉडसी स्किल्स का उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जियान अभी एक ज़ॉम्बी की तरह लग रहा था। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था और उसका ऑरा काफी ज्यादा वीक था और इससे हमें सी फ्लिपिंग सील की रिक्वायरमेंट्स के बारे में मालूम पड़ता है। इस समय जियान और जिया की आंखें आसमान की तरफ टिकी हुई थी जहाँ पे प्रोटेक्टर टाई ने मेडुसा का ये वाला अटैक झेला था और यहाँ पे प्रोटेक्टर टाई की फेटली इंजर्ड होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हाई थी। लेकिन चाहे कुछ भी हो जियान ने तो ये ठान लिया था कि आज ये बंदा बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। स्पेशली जियान के दिमाग में ये थॉट इसलिए आ रहा
था क्योंकि प्रोटेक्टर टाई ने इस गॉड सी स्किल को रिकॉग्नाइज कर लिया था। अब फ्यूचर में जियान को कोई परेशानी ना फेस करनी पड़े, इस वजह से आज चाहे कुछ भी हो जाए प्रोटेक्टर टाई तो यहीं रुकने वाला है। और ये सारे के सारे ख्याल जब जियान के दिमाग में आते हैं तो हम उसकी आंखों में एक डेंस किलिंग इंटेंट को फ्लैश होते हुए देखते हैं। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है आसमान की तरफ, जहाँ पे वो 7 कलर्ड एनर्जी धीरे धीरे करके डिसअपियर हो गई थी और हम देख पाते हैं एक 7 रंगों से बना हुआ एक रेनबो, जहाँ पे अभी भी थोड़ी सी एनर्जी फ्लक्चुएशंस बाकी थी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली थी वो था प्रोटेक्टर टाई का मिजरेबल फिगर। हम इस समय एक काले फिगर को नॉर्थर्न रीजन की तरफ भागते हुए देखते हैं, जिसकी अपीयरेंस अभी बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी और उसकी वो पुरानी प्रेस्टीज तो बिल्कुल दिख नहीं रही थी। अब हम उसे बस कुत्तों की तरह भागते हुए देखते हैं। अब खैर यहाँ पे इस हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर टाई ने इस राइट को भी खो दिया है कि वो यहाँ पे एरोगेंट बिहेव कर सके। प्रोटेक्टर टाई को इस तरीके से भागते हुए क्वीन मेडुसा भी नोटिस कर लेती है और इस समय कालिन के फेस पे एक स्माइल थी। क्वीन मेडुसा नेक्स्ट मूवमेंट में एक 7 कलर की लाइट में चेंज हो जाती है, जो कि सीधा प्रोटेक्टर टाई के सामने अपीयर हुई थी। क्वीन मेडुसा को अपने सामने अपीयर होता हुआ देख प्रोटेक्टर टाई पूरी तरीके से डिस्पेयर में चला गया था। वो बच्चों की तरह चिल्लाने लगता है कि मैं हॉल ऑफ सोल से हूँ और अगर तुम मुझे मार देती हो तो हॉल ऑफ सोल के इसके बारे में पता लग जाएगा, जिसके बाद वो तुम्हारी जान के पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे। इस समय वो ब्लैक फॉग जो कि प्रोटेक्टर टाई को कवर करे हुए था वो बहुत ही ज्यादा थिन हो चुका था और हम उसके ऑरे को भी जियान के ऑरे से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना होगा कि जियान एक 2 हुआंग लेवल का प्रैक्टिशनर है, ऊपर से इतनी कम दुखी के होने के बाद भी उसने ये भयानक टेक्निक को परफॉर्म किया था। प्रोटेक्टर टाई की इस हालत से हमें ये तो समझ आ ही जाता है कि क्वीन मेडुसा का पुराना वाला अटैक इस पे काफी ज्यादा भारी पड़ा है। प्रोटेक्टर टाई की इस खोखली धमकी को सुन के क्वीन मेडुसा के ऊपर कोई फर्क पड़ नहीं रहा था। हम बस क्वीन मेडुसा के फेस पे एक रेडिक्यूल वाली स्माइल को देख सकते हैं। अब प्रोटेक्टर टाई भी इस रेडिक्यूल वाली स्माइल को देख के समझ गया था कि क्वीन मेडुसा का उसे जाने देने का कोई प्लान है नहीं। इस वजह से वो अपने पूरे के पूरे फॉग को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है और दूसरी डायरेक्शन में भागते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आज ये प्रोटेक्टर तुम्हारे साथ फाइट ही करेगा। लेकिन क्वीन मेडुसा मॉकिंगली इस पूरे के पूरे सीन को ऑब्जर्व कर रही थी। वो अपना सर हिला के अपने हाथ को क्लेंच करती है, जिससे एक बहुत ही ज्यादा हैवी सक्शन फोर्स क्रिएट होती है और इस फोर्स की वजह से प्रोटेक्टर टाई की बॉडी बिल्कुल स्लो हो गई थी। नेक्स्ट मूवमेंट में क्वीन मेडुसा उसके पीछे अपीयर होकर उसके बैक पे एक पाम अटैक कर देती है। अब इस पाम अटैक की वजह से प्रोटेक्टर टाई पीछे घसटता हुआ चला गया था। अब उसकी बॉडी का वो फॉग काफी ज्यादा थिन हो गया था। इस समय प्रोटेक्टर टाई की सिचुएशन ऐसी थी कि उसे इवन एक 2 हुआंग लेवल का प्रैक्टिशनर भी फिनिश कर सकता था। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है क्वीन मेडुसा की तरफ, जो कि अपने हाथ को एक्सटेंड करके एक एनर्जी को शूट करती है, जो कि प्रोटेक्टर टाई को पूरी तरीके से कवर कर लेती है। इस 7 कलर की एनर्जी के अंदर प्रोटेक्टर टाई पूरी तरीके से सील हो चुका था। अब वो चाहे यहाँ पे कितना भी स्ट्रगल कर ले, लेकिन इस एनर्जी को कोई फर्क पड़ नहीं रहा था। इस वजह से प्रोटेक्टर टाई एक फंसे हुए वाइल्ड बीस्ट की तरह चिल्लाने लगता है, लेकिन हमारी मेडुसा इसके ऊपर घंटा ध्यान नहीं देती। वो इसे मेंढक की तरह पकड़ के जियान के सामने अपीयर हो जाती है। वो प्रोटेक्टर टाई को घसीटते हुए लाती है और जियान से कहती है कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है और अब ये तुम्हारे खिलाफ बिल्कुल भी रिटेलिएट नहीं कर सकता और तुमने ये भी सही कहा था कि इससे डील करना प्रोटेक्टर बू से आसान है। ये सुन के जियान भी एक रिलीफ फील करता है, क्योंकि अगर ये बंदा कहीं यहाँ से सक्सेसफुली भाग लेता तो जियान के लिए फ्यूचर में मुसीबतों की कमी नहीं पड़ने वाली थी। अब खैर कमी तो हमें पता है कि वैसे भी नहीं पड़ने वाली, लेकिन उसे इस बात की काफी ज्यादा खुशी हो रही थी कि उसने फाइनली एक हॉल ऑफ सोल के बंदे को कैप्चर कर लिया है, जिससे उसे अपने फादर और मास्टर की न्यूज के बारे में कुछ पता चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रोटेक्टर टाई पूरी ताकत से चिल्लाया जा रहा था, जिस वजह से क्वीन मेडुसा को इसका भी इंतजाम करना पड़ता है। वो अपने हैंड को एक बार वेव करती है, जिससे प्रोटेक्टर टाई के अराउंड वो एनर्जी लेयर और भी ज्यादा टाइट हो गई थी। हमें प्रोटेक्टर टाई के मुंह से बाहर चीची का साउंड आते हुए भी सुनाई देता है। क्वीन मेडुसा कहती है कि ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बात है कि इतना ज्यादा सीरियसली इंजर्ड होने के बाद भी इसके पास चिल्लाने की ताकत बची हुई है। तभी हमारा ध्यान जाता है प्रोटेक्टर टाई की तरफ। इस समय प्रोटेक्टर टाई का वो ब्लैक फॉग और क्वीन मेडुसा की एनर्जी एक दूसरे को क्रोड करने की कोशिश कर रहे थे। अब क्योंकि हमारी कालिन के पास काफी ज्यादा एनर्जी बची हुई है, इस वजह से प्रोटेक्टर टाई के उस ब्लैक फॉग को हम और ज्यादा थिन होते हुए देख सकते हैं और फाइनली थोड़ी देर के बाद उसका वो पूरा का पूरा फॉग डिसअपियर हो जाता है। फिर फाइनली प्रोटेक्टर टाई की बॉडी सबके सामने रिवील होती है। इस समय हम एक इल्यूजनरी स्पिरिचुअल बॉडी को देख सकते थे, जो कि काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट लग रही थी। अब शायद ये कंडीशन इसके सीरियसली इंजर्ड होने की वजह से थी। प्रोटेक्टर टाई की ये ओरिजिनल बॉडी देख के क्वीन मेडुसा और जियान पूरी तरीके से स्टंड रह गए थे। जियान एक सरप्राइज टोन में कहता है कि स्पिरिचुअल बॉडी, हाँ अब खैर तुम्हारा भाई तो परम ज्ञानी है, तो मुझे पता है कि ये सारी की सारी स्पिरिचुअल बॉडीज ही होते हैं। लेकिन क्योंकि जियान अभी तक जामा एम्पायर तक ही सीमित है और हॉल ऑफ सोल के बारे में उसे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, इस वजह से वो स्पिरिचुअल बॉडी को देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि हॉल ऑफ सोल का एक 2 लेवल का वॉरियर एक्चुअली में एक स्पिरिचुअल बॉडी है। अब जियान के फेस के ऐसे एक्सप्रेशन को देख के क्वीन मेडुसा भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। वो कहती है कि तुम मुझसे ये मत कहना कि हमने गलत इंसान को पकड़ लिया है। ये सुन के जियान अपना सर हिलाते हुए कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। वो कहता है कि हॉल ऑफ सोल के नाम में ही सोल है और ये लोगों की पावरफुल सोल बॉडीज को टारगेट करते हैं। वो कहता है कि हॉल ऑफ सोल का लगता है सोल के साथ काफी गहरा रिलेशनशिप है और ऐसा भी हो सकता है कि हॉल ऑफ सोल के सारे बंदे स्पिरिचुअल बॉडी के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रोटेक्टर वू की बात करें तो उसने अपनी कभी ओरिजिनल बॉडी को रिवील नहीं किया था और वो अपनी बॉडी के अराउंड ब्लैक फॉग को लपेट के
के रखता था। ये सुन के क्वीन मेडुसा का एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। वो कहती है कि तुम्हारा मतलब ये है कि ये हॉल ऑफ सोल वाले स्पिरिचुअल बॉडीज को यूज करते हैं स्पिरिचुअल बॉडीज को कैप्चर करने के लिए। इस बात पे हाँ करते हुए जियान कहता है कि तुम सही कह रही हो, इस चीज के पॉसिबल होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि किसी नॉर्मल द्विकी से इन स्पिरिचुअल बॉडीज को नुकसान पहुंचाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। और अगर कोई सोल बॉडीज को कैप्चर करना चाहता है या फिर उनसे डील करना चाहता है तो उसे भी इसके सिमिलर स्टेट में एग्जिस्ट करना होगा। और यहाँ पे सिमिलर स्टेट से मतलब है इन स्पिरिचुअल बॉडी के फॉर्म में। तभी पीछे से प्रोटेक्टर टाई की आवाज आती है। प्रोटेक्टर टाई इस समय क्वीन मेडुसा और जियान को अपनी जहरीली नजरों से देख रहा था। अब भले ही वो इस समय क्वीन मेडुसा के चंगुल में फंसा हो, लेकिन उसका अग्रेसिव बिहेवियर अभी भी नहीं गया था। वो कहता है कि जो तुम मेरे साथ कर रहे हो इसके लिए हमारा हॉल ऑफ सोल तुमसे जरूर बदला लेगा। प्रोटेक्टर टाई की आवाज सुन के जियान उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और इस समय जियान के फेस पे बिल्कुल भी कोई फियर का नामो निशान नहीं था। वो एक स्माइल के साथ कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल तुम्हें मारने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि तुमसे तो मुझे कई बातें जाननी है। जब जियान प्रोटेक्टर टाई के पास इतने फियरलेसली आगे बढ़ता है तो हम प्रोटेक्टर टाई की आंखों में एक डेंसनेस को फ्लैश होते हुए देखते हैं। हम प्रोटेक्टर टाई को चुपके से अपनी फिंगर को फ्लिक करते हुए देखते हैं, जिससे एक ब्लैक कलर की चेन जियान की तरफ बढ़ने लगती है। अब क्योंकि प्रोटेक्टर टाई के पास ज्यादा एनर्जी बची नहीं थी, इस वजह से ये ब्लैक चेन भी काफी ज्यादा श्रिंक हो जाती है। क्योंकि जियान प्रोटेक्टर टाई के इतने पास था तो उसका ये एक्शन जियान से बिल्कुल भी नहीं छिप सकता था। इस वजह से जैसे ये चेन जियान की तरफ आगे बढ़ती है, जियान भी अपनी फिंगर को फ्लिक कर देता है और हम एक इनविजिबल फ्लेम को प्रोटेक्टर टाई की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अब वेल इनविजिबल थी वो तो मैं जादू से देख लेता हूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि ये फॉलन हार्ट फ्लेम प्रोटेक्टर टाई की बॉडी से कोलाइड हो जाती है। जियान की इस फ्लेम की वजह से हम प्रोटेक्टर टाई की बॉडी में से एक व्हाइट स्मोक निकलते हुए देख सकते हैं और साथ ही साथ में हमें चींची की साउंड भी सुनाई दे रही थी। और जब जियान की फ्लेम पूरी तरीके से प्रोटेक्टर टाई को कवर कर लेती है तो फाइनली हॉल ऑफ सोल का ये प्रोटेक्टर अब दर्द की वजह से चिल्लाने लग गया था। वो कहता है डैम इट, ये किस तरीके की फ्लेम है, ये एक्चुअली मेरी स्पिरिचुअल बॉडी को डैमेज कर पा रही है। अब प्रोटेक्टर टाई को बंदर की तरह उछलते हुए देख जियान के फेस पे एक स्माइल आ गई थी। वो कहता है कि मास्टर ने सही बताया था, ये फॉलन हार्ट फ्लेम सच में सोल बॉडीज को काफी ज्यादा डैमेज कर सकती है। जियान कहता है कि जब तक कोई द्विकी या एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ को रखती हो तो उससे भी सोल को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन सोल बॉडीज की जो सबसे बड़ी नेमेसिस है वो है फॉलन हार्ट फ्लेम। अब यहाँ पे फॉलन हार्ट फ्लेम से जलने की वजह से प्रोटेक्टर टाई और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट दिख रहा था। इस सिचुएशन से तो ऐसा लग रहा है कि प्रोटेक्टर टाई किसी भी समय एक दिए की तरह बुझ जाएगा, लेकिन जियान ये पॉसिबल कैसे होने दे सकता था। वो अपने हाथ को वेव करता है जिससे वो फॉलन हार्ट फ्लेम का क्लस्टर धीरे धीरे करके डिसअपीयर हो जाता है, जिसके बाद जियान फटाक से अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेट बोतल को बाहर निकालता है और एक सक्शन फोर्स के साथ प्रोटेक्टर टाई की वो सोल बॉडी उस जेट बोतल में घुसेड़ दी जाती है। और एज अ प्रिकॉशन जियान फॉलन हार्ट फ्लेम से इस बोतल को कवर भी कर देता है। जियान जिस वजह से इस चूयन एम्पायर में आया था उसका ये मैटर पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका था, जिस वजह से हम जियान को एक लंबी सांस लेते हुए देखते हैं। वो कहता है पहले तो मैं इस प्रोटेक्टर टाई को बोतल में रहने का मजा चखने दूंगा, फिर हम एक बार इस 10,000 स्कॉर्पियन गेट के मैटर को पूरी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, तब इस प्रोटेक्टर टाई की रियल इंटेरोगेशन शुरू हो जाएगी। अब खैर जियान ने यहाँ पे प्रोटेक्टर टाई को कैप्चर तो कर ही लिया था, लेकिन इसका जियान को एक और फायदा होता है, वो ये कि जियान अब जान चुका था कि फॉलन हार्ट फ्लेम इन स्पिरिचुअल बॉडीज के लिए काफी बड़ा खतरा है। तभी हमारा ध्यान जाता है क्वीन मेडुसा पे, जो कि जियान के व्हाइट फेस को देख के कहती है कि तुम ठीक हो क्या। ये सुन के जियान के फेस पे तो एक स्माइल आ गई थी। वो हंसते हुए कहता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरी ये कंडीशन तो बस द्विकी के ज्यादा एग्जॉस्टेड होने की वजह से है। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि मुझे कोई भी सीरियस इंजरी का सामना नहीं करना पड़ा और मुझे पूरी तरीके से रिकवर होने के लिए बस थोड़ी सी रेस्ट की जरूरत है। जियान की ये बात सुन के कायलिन एक फिलोसोफर की तरह एक डायरेक्शन में देख के बोलती है कि अगर तुमने इसे पूरी तरीके से एग्जॉस्ट नहीं किया होता तो शायद मैं इसे इतनी आसानी से सबड्यू नहीं कर पाती। मेडुसा की ये बात सुन के जियान अपना सिर हिलाता है, क्योंकि अगर मेडुसा ने प्रोटेक्टर टाई को डिले नहीं किया होता तो जियान भी सी फ्लिपिंग सील को बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाता। जियान कुछ बोलने वाला होता है तभी उसका फेस एक्सप्रेशन अचानक से बदल जाता है। हम देखते हैं जियान को उस पर्पल ग्रेज कलर के केज की तरफ देखते हुए, जो कि काफी टाइम से उस स्पेस लॉक में छिपा हुआ था। इस समय उस केज में से काफी ज्यादा अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस को हम आते हुए देख सकते हैं। ये देख के जियान कहता है क्या इस फाइट का विक्टर भी डिसाइड हो चुका है। अब विक्टर कौन है और लूजर कौन है ये तुम्हें मालूम पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि होने वाला है बहुत ही ज्यादा मजेदार। सो फॉर दैट अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो, जिससे आगे आने वाले एपिसोड का नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिल जाए। अब खैर अगर तुम्हें ये वाली एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो कमेंट्स में लिखना मत भूलना, और अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो तुम मेरे पक्के दोस्त हो। मैं तुमसे एक सजेशन के बारे में पूछना चाहता हूँ। अब हमारी नोवेल एक्सप्लेनेशन तो ये कंटिन्यू चलती रहेगी, लेकिन ये मेरे लिए काफी ज्यादा बोरिंग हो रहा है, तो आपको ऐसा कौन सा डूंगा लगता है जिसके एपिसोड की एक्सप्लेनेशंस मुझे करनी चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को पॉज करके इसके बारे में थोड़ा सा सोचो, क्योंकि जो सजेशंस मुझे अच्छे लगेंगे मैं उनका एक पोल करने वाला हूँ, और जिस ऑप्शन को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे मैं उसको एक्सप्लेनेशन करना शुरू कर दूंगा। तब तक अगर तुमने इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे राइट साइड में क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ वीडियो के उस पार, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।